समेत परिवार के 8 सदस्यों की हत्या। रेलूराम पूनिया फैमिली मर्डर्स। विधायक समेत परिवार के 8 सदस्यों की हत्या की दिल दहला देने वाली कहानी। तारीख थी 23 अगस्त 2001। सुबह हो गई थी। हरियाणा के हिसार जिले के सबसे अमीर घर का नौकर हर दिन की तरह घर के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए आता है। वो बाहर से बच्चों को कई आवाज लगाता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। नौकर सोचता है कि पिछली रात बड़ी पार्टी थी, इसलिए शायद सभी देर तक सो रहे होंगे। इसलिए वो लोगों को जगाने के लिए घर के अंदर जाता है, मगर घर के अंदर दाखिल होते ही जो नजारा उसके सामने होता है, उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले उसकी नजर घर के अंदर एक लाश पर पड़ती है और एक के बाद एक उसे 8 लोगों की लाश दिखाई देती हैं। घर के मालिक समेत कुल 8 लोग मर चुके थे। घर में सिर्फ एक शख्स की नब्ज चल रही थी, मगर वो भी अंतिम सांसें ही ले रही थी। तो आखिर इन 8 लोगों की मौत एक साथ कैसे हुई थी? मरने वाले लोग कौन थे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला शख्स कौन था? जिस घर में इस घटना को अंजाम दिया गया था, वो अब किसके पास है और उसकी हालत कैसी है? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए, जब आप मरने और मारने वाले के बारे में जानेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इतनी भयावह कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। इस हत्या की वजह और भी ज्यादा भयानक थी। तो चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी रेलूराम पूनिया नाम के शख्स के परिवार की है। रेलूराम पूनिया का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के परवूवाला गांव के एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। ये जब कुछ बड़े हुए तो इन्होंने ट्रक क्लीनर के तौर पर काम करना शुरू किया। कुछ समय तक ट्रक क्लीनर के तौर पर काम करने के बाद इन्होंने कुछ दूसरे धंधों में हाथ आजमाया और यहीं से उन्हें ऐसी कामयाबी मिली कि कभी इलाके के सबसे गरीब लोगों में गिने जाने वाले रेलूराम पूनिया पूरे जिले के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाने लगे। दरअसल इन्होंने अलकतरे का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते तरक्की करते चले गए। अलकतरे के बाद ये ऑयल के बिजनेस में भी आ गए और बेतहाशा पैसा कमाया। इनके पास इतना ज्यादा पैसा हो गया था कि पहले इन्होंने लगभग 100 एकड़ की एक प्लॉट खरीदी और उसमें एक घर या कहें कि आलीशान महल बनवाया। यह उस जमाने में इलाके का इकलौता घर था जिसमें दूसरे फ्लोर तक 4 व्हीलर जा सकती थी। आसपास के लोग इस घर को बस दूर से देखने के लिए आते थे। उनके पास पैसा तो बहुत था, मगर पॉलिटिकल पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। कथित तौर पर 1996 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले लोक दल ने रेलूराम पूनिया को भरोसा दिलाया कि आने वाले इलेक्शन में उन्हें पार्टी से टिकट दिया जाएगा। बदले में रेलूराम पूनिया ने पार्टी पर काफी पैसा खर्च किया, मगर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो लोक दल अपने वादों से मुकर गई और रेलूराम पूनिया की बजाय किसी और को टिकट दे दिया। टिकट कटने के बाद इन्होंने किसी दूसरी पार्टी में जाने की बजाय बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ने का फैसला किया और बरवाला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से मैदान में उतर गए और काफी बड़े अंतर से चुनाव जीतते हुए विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद इन्होंने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने बंसी लाल को अपना समर्थन दिया। चुनाव जीतने के बाद तो इनकी तरक्की को और भी पर लग गए और इनकी दौलत दिन दुनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि इन्होंने आसपास के इलाकों में लगभग 170 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद ली थी। दिल्ली, नोएडा समेत देश के कई बड़े शहरों में इन्होंने घर भी खरीद लिया था। वहीं कई जगह इन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें भी खरीदी थीं। इनका जो महलनुमा घर था वो पूरे 25 एकड़ में फैला हुआ था। कुल मिलाकर पैसे और पावर के हिसाब से इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, मगर उनकी पर्सनल एंड फैमिली लाइफ कुछ ज्यादा ही उतार चढ़ाव वाले दौर से गुजर रही थी। दरअसल रेलूराम पूनिया ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी का नाम ओमी देवी था। ओमी देवी से इनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम सुनील था। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कृष्णा देवी से की, जिनसे इनकी 2 बेटियां हुईं। बड़ी बेटी का नाम सोनिया था, जबकि दूसरी बेटी का नाम प्रियंका उर्फ पम्मी था। रेलूराम ने अपने बच्चों को हर तरह की सुविधाएं दी थीं। 90 के दौर में बहुत कम लड़कियां खेलों में भाग लिया करती थीं, मगर इस दौर में भी रेलूराम ने अपनी बड़ी बेटी सोनिया को ताइक्वांडो खेल में हाथ आजमाने की इजाजत दे दी थी। क्योंकि सोनिया शहर के सबसे अमीर बाप की बेटी थी,
इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी इलाके के सबसे बेस्ट ताइक्वांडो ट्रेनर को रखा गया। यहीं ट्रेनिंग के दौरान सोनिया की मुलाकात संजीव कुमार नाम के एक लड़के से होती है। संजीव कुमार उस समय हरियाणा के बेस्ट जूडो प्लेयर में गिने जाते थे। ट्रेनिंग के दौरान ही संजीव और सोनिया की रोज रोज मुलाकात होने लगी और धीरे धीरे ये रोज रोज की मुलाकात प्यार में बदल गई। मगर इस प्यार में एक समस्या थी, वही पैसों की दीवार। एक तरफ सोनिया बेहद ही अमीर घर से आती थीं, जबकि संजीव कुमार एक बेहद ही सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते थे। जैसे ही सोनिया के पिता को पता चला कि सोनिया संजीव से शादी करना चाहती हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इस रिश्ते को खत्म करने की काफी कोशिशें की, मगर सभी कोशिशें नाकाम होती गईं और अंत में रेलूराम पुनिया को अपनी बेटी के फैसले को मानना ही पड़ा। सोनिया और संजीव कुमार ने शादी कर ली। सोनिया के अलावा बड़े बेटे सुनील की शादी शकुंतला से हो जाती है। सुनील और शकुंतला के 3 बच्चे होते हैं। बेटे का नाम लोकेश था, जबकि बेटी का नाम शिवानी और प्रीति था। यहां तक परिवार में मिला जुलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। रेलूराम पुनिया अगला चुनाव हार जाते हैं, फिर भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चुनाव हारने के बावजूद उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। इस परिवार में छोटे मोटे त्योहार और बर्थडे भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। 24 अगस्त को परिवार की दूसरी बेटी प्रियंका उर्फ पम्मी का बर्थडे आता है। 24 अगस्त 2001 को प्रियंका अपना 16वां जन्मदिन मनाने वाली थी, मगर सरप्राइज के तहत प्रियंका की बड़ी बहन सोनिया जन्मदिन से एक दिन पहले ही यानी 23 अगस्त 2001 को ही प्रियंका का बर्थडे मनाने का फैसला करती हैं। उन दिनों प्रियंका हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बिना किसी को बताए सोनिया प्रियंका के हॉस्टल जाती हैं और उसे वहां से लेकर घर आ जाती हैं और फिर उसी रात यानी 23 अगस्त 2001 को ही जन्मदिन मनाने का फैसला किया जाता है। यहां तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। रात में केक काटा जाता है और हमेशा की तरह बहुत ज्यादा आतिशबाजी की जाती है। काफी धूम धड़ाके के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब सुबह हो चली थी। घर का एक पुराना नौकर रेलूराम पुनिया के पोते यानी सुनील के बेटे लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए सुबह सुबह आता है। अमूमन इस समय तक लोकेश खुद ही तैयार होकर बाहर इंतजार करता था, मगर 23 अगस्त 2001 को घर के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। नौकर को लगता है कि शायद रात में काफी देर तक पार्टी चली थी, इसलिए सभी सो रहे हैं, इसलिए वो लोगों को जगाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। मगर जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि घर की बड़ी बेटी सोनिया बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई हैं। सोनिया के सर से थोड़ा खून भी बह रहा था। ये देखकर वो नौकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, मगर घर के बाकी कमरों से ना तो कोई निकलता है और ना ही कोई आवाज आती है। इसके बाद वो नौकर भागते हुए घर के मुखिया रेलूराम पुनिया के कमरे में जाता है, मगर यहां वो देखता है कि रेलूराम पुनिया खुद ही खून से लथपथ हैं। उनकी पत्नी कृष्णा देवी भी मरी हुई हैं। जब वो सुनील के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुनील और उसकी पत्नी शकुंतला भी मरी हुई है। इसके अलावा सुनील और शकुंतला के 3 बच्चे लोकेश, शिवानी और प्रीति भी मरी हुई हैं। जिस प्रियंका का रात में बर्थडे मनाया गया था, वो भी मरी हुई मिलती है। सभी के सर पर जख्म के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी भारी चीज से सीधे सर पर ही हमला किया गया है। हालांकि सिर्फ कृष्णा देवी ऐसी थीं जिसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, मगर फिर भी वो मरी हुई थीं। आनन फानन में बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है और फिर तत्काल ही पुलिस को खबर दी जाती है। चूंकि ये मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस भी तुरंत भागती हुई आती है और सबसे पहले अंतिम सांसें गिन रही सोनिया को अस्पताल में भर्ती करवाती है। सोनिया को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद तत्काल ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू हो जाती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने और क्यों दिया है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो पुलिस वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से भी घर के अंदर जबरदस्ती किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने के निशान नहीं मिलते हैं। घर में किसी तरह की लूटपाट की घटना भी नहीं हुई थी। अब पुलिस को पूरी उम्मीद सिर्फ सोनिया से थी। वही इस घर में एकमात्र थी जो जिंदा बची थी और वही पुलिस की मदद कर सकती थी। इसलिए पुलिस जल्द से जल्द सोनिया के स्वस्थ होने का इंतजार करने लगती है। सोनिया की जान बच जाती है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस सोनिया से पूछताछ शुरू करती है और यह समझने की कोशिश करती है कि इस घर में क्या हुआ है और इस घटना को किसने अंजाम दिया है।
सोनिया से शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि इस घटना को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद किसी सदस्य ने अंजाम दिया है। पुलिस का ये शक उस समय और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है जब घर का नौकर बताता है कि जब घर के ऊपर तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था और लगातार आतिशबाजी हो रही थी, उसी समय सोनिया नीचे गैरेज में आई थी और वहां से लोहे का एक बड़ा सा रॉड लेकर अपने साथ घर के अंदर गई थी। शुरुआती पूछताछ में तो सोनिया पुलिस के सवालों के जवाब देने से बचती हुई नजर आती है, मगर नौकर के इस खुलासे के बाद पुलिस सोनिया से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और फिर इस पूछताछ में एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का पता लगता है। सोनिया के खुलासे के मुताबिक जब संजीव और सोनिया की शादी हुई थी, उस समय संजीव एक जूडो खिलाड़ी ही था और उसके पास आमदनी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। खेल से जितने पैसे आ रहे थे उसमें गुजारा करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए संजीव कुछ बिजनेस में हाथ आजमाता है, मगर उसकी बची पूंजी और बिजनेस भी डूब जाता है। जब संजीव के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तब सोनिया अपने पिता रेलूराम पूनिया से कहती है कि फार्म हाउस के बाहर जो 43 एकड़ जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर वो पैसा संजीव को दे दीजिए ताकि वो कोई बिजनेस कर सके। जब इस बात का पता सोनिया के सौतेले भाई यानी रेलूराम पूनिया के बड़े बेटे सुनील को चलता है तो सुनील इसका जमकर विरोध करता है। बस यहीं से सोनिया और सुनील के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। 15 अगस्त 2008 के आसपास तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि पैसे और जमीन को लेकर सोनिया तथा सुनील में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। इसी बीच सोनिया अपने पति के पास मौजूद रिवॉल्वर निकालकर सुनील पर तान देती हैं। साथ ही वो सुनील को धमकाते हुए कहती हैं कि अगर तुमने और विरोध किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोनिया के खुलासे के मुताबिक इसी झगड़े के बाद सोनिया अपने पति संजीव को कहती हैं कि इस विवाद को खत्म करने का बस एक ही रास्ता है कि बीच से सुनील समेत सभी लोगों को हटा दिया जाए और फिर पूरी की पूरी दौलत हमारी होगी। बस इसी के बाद सोनिया अपनी बहन प्रियंका के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी का प्लान बनाती हैं और उसमें सभी को शामिल होने के लिए कहा जाता है। यहां तक कि जिस सुनील से सोनिया का पिछले दिनों काफी झगड़ा हुआ था, उसे भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए सोनिया मना लेती हैं। इसी के बाद देर रात तक पार्टी चलती है, खूब आतिशबाजी होती है और फिर सभी लोग सो जाते हैं। सभी के सोने के बाद सोनिया अपने ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या के बेहद ही खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही परिवार के सभी सदस्य सो जाते हैं, सोनिया अपने पति से उसका रिवॉल्वर निकालने को कहती हैं। सुनील रिवॉल्वर निकाल लेता है, मगर फिर वो कहता है कि रिवॉल्वर में तो 6 ही गोलियां हैं, जबकि घर में 8 लोगों को मारना है। इसलिए तय किया जाता है कि अब घर के सदस्यों को गोली मारकर नहीं बल्कि रॉड से मारकर खत्म किया जाएगा। इसी के बाद सोनिया बाहर निकलकर गैरेज में जाती हैं, जहां से एक बड़ा सा रॉड निकालकर ले आती हैं और फिर वो रॉड अपने पति संजीव को देती हैं। रॉड लेने के बाद संजीव और सोनिया सबसे पहले अपने पिता रेलूराम पूनिया के कमरे में जाते हैं। रेलूराम पूनिया इस समय गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे में आते ही संजीव रॉड से एक जोरदार वार रेलूराम के सर पर करता है। वार लगते ही रेलूराम बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। रेलूराम को मारने के बाद ये दोनों अपना अगला निशाना बगल के कमरे में सो रही अपनी मां कृष्णा देवी को बनाते हैं। संजीव जोरदार वार कृष्णा देवी के सर पर भी करता है, मगर ये रॉड कृष्णा देवी को लगने की बजाय फिसलकर कृष्णा देवी के बगल में सो रही सुनील की बेटी शिवानी के सर पर लगता है। चोट लगते ही शिवानी जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद शिवानी अभी सांस भी ले पाती उससे पहले ही संजीव एक जोरदार वार शिवानी के सर पर करता है और शिवानी का काम तमाम कर देता है, जबकि सोनिया बगल में सो रही अपनी मां कृष्णा देवी के मुंह पर तकिया रखकर उसे जोर से दबाए रखती हैं। इस कारण बस कुछ ही मिनट बाद दम घुटने से कृष्णा देवी की मौत हो जाती है। इन तीनों को मारने के बाद सोनिया अपने भाई सुनील के कमरे में चली जाती हैं। क्योंकि सुनील काफी हट्टा कट्टा था, इसलिए सोनिया अपने पति संजीव के साथ मिलकर पहले सुनील के हाथ और पैर को अच्छे से बांध देती हैं। फिर संजीव जोर से रॉड सुनील के सर पर भी मारता है। रॉड लगते ही सुनील का भी काम खत्म हो जाता है। इन दोनों की हैवानियत का अगला निशाना सुनील की पत्नी शकुंतला बनती है। शकुंतला को भी मारने के बाद ये पास के कमरे में सो रही अपनी बहन प्रियंका उर्फ पम्मी के पास जाते हैं और जिस पम्मी का अभी अभी सोनिया ने बड़ी धूमधाम से बर्थडे मनाया था, उसे ही बड़ी बेरहमी से रॉड से मारकर खत्म कर देते हैं। इन दोनों का अगला निशाना सुनील का बेटा लोकेश और बेटी प्रीति बनती हैं। इस तरह लगभग 2 घंटे में सोनिया और सुनील
50 साल के रेलूराम पुनिया, 41 साल की कृष्णा, 16 साल की प्रियंका, 23 साल के सुनील, 20 साल की शकुंतला, 4 साल के लोकेश, 2 साल की शिवानी और 45 दिन की प्रीति को बड़ी बेरहमी से मारकर खत्म कर देते हैं। सोनिया और सुनील दौलत के लालच के नशे में कितने अंधे हो गए थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी मारने से पहले इन दोनों के हाथ नहीं कांपे। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर जब सोनिया और सुनील एक के बाद एक लोगों को मार रहे थे तो किसी ने कोई विरोध क्यों नहीं किया और कैसे किसी की नींद नहीं खुली। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब पुलिस मामले की आगे तहकीकात करती है तो जांच में खुलासा होता है कि पार्टी वाली रात सोनिया ने खीर में काफी अधिक मात्रा में अफीम मिला दी थी। पार्टी के बाद सोनिया ने खुद ही वो खीर सभी को खिलाई थी, इसलिए खीर खाते ही सभी लोग सोते ही बेहोश हो गए और फिर बड़े ही आराम से सोनिया ने दरिंदगी को अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने के बाद सोनिया अपने पति को कहती हैं कि वो रॉड से उसके सर पर भी मारे ताकि ऐसा लगे कि किसी दूसरे ने सभी की हत्या की है। इसी के बाद संजीव बड़ी सावधानी से अपनी पत्नी के सर पर भी धीरे से वार करता है। इसके बाद सोनिया अपने पति संजीव को कार में बैठाती हैं और उसे घर से बाहर छोड़कर थोड़ी देर में वापस आती हैं। वापस आकर एक बार फिर से सोनिया आतिशबाजी शुरू कर देती हैं और फिर थोड़ी देर बाद नीचे आकर खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश करने की नाटक करने लगती हैं। कथित तौर पर सोनिया ने जानबूझकर कुछ जहरीला पदार्थ भी खा लिया था ताकि वो बेहोश हो जाए, मगर उसकी जान बची रहे। यही वजह थी कि सुबह सुबह जब घर में नौकर आया था तो उसने सोनिया को बेहोशी की हालत में पाया था। इसी के बाद पुलिस ने सोनिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। इस खुलासे के बाद सोनिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर अपने माता पिता समेत घर के 8 सदस्यों की हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके अलावा इस मामले में संजीव कुमार के माता पिता, भाई समेत उसके कुल 8 रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाया जाता है। दर्जनों सुनवाई तथा 66 लोगों की गवाही के बाद 31 मई 2004 को सोनिया और उसके पति संजीव कुमार को रेलूराम पुनिया समेत 8 लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है। पुलिस की जांच में संजीव के माता पिता, भाई समेत किसी अन्य रिश्तेदार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है और वो सभी कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। निचली अदालत में फांसी की सजा पाने के बाद ये दोनों पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करते हैं। पूरी सुनवाई के बाद 2005 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट निचली अदालत द्वारा दिए गए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है। हालांकि सरकार की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और 2007 में सुप्रीम कोर्ट इस बार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उम्र कैद के फैसले को बदलते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखता है। 2007 में सोनिया और संजीव की फांसी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी। सेशन कोर्ट ने तय किया था कि 26 नवंबर 2007 को सोनिया को फांसी दी जाए। इस तरह सोनिया आजाद भारत के इतिहास में फांसी पर लटकने वाली पहली महिला बनने के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी। तभी ये दोनों अपनी अगली चाल चलते हुए हरियाणा के गवर्नर के सामने दया याचिका दायर कर देते हैं और फांसी की तारीख टल जाती है, मगर 2007 में ही गवर्नर द्वारा भी दया याचिका को खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद सोनिया और संजीव अगली दया याचिका भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के सामने दायर करते हैं। मर्सी पिटीशन में सोनिया लिखती हैं कि एक कीड़े के तौर पर एकांत कारावास में रहना मेरे लिए असंभव सा हो रहा है। हर बीतते सेकंड के साथ मेरी पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं हर मिनट मर रही हूं। सोनिया का ये लेटर भारत के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऑफिस में भेजा जाता है। यहां पी चिदम्बरम राष्ट्रपति को लिखे लेटर में कहते हैं कि भले ही सोनिया एक महिला है, फिर भी इसने जितने घिनौने क्राइम को अंजाम दिया है, ऐसे में उसे माफ नहीं किया जा सकता है। वो सहानुभूति के लायक बिल्कुल नहीं है। हालांकि गृह मंत्री द्वारा स्पष्ट शब्दों में सोनिया की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने की सलाह के बावजूद प्रतिभा पाटिल इस पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं और राष्ट्रपति भवन में सोनिया की फाइल यूं ही धूल फांकती रहती है। हालांकि जब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बन जाते हैं तो अप्रैल 2013 में वो सोनिया के मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं। इस तरह एक बार फिर से सोनिया को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो जाता है, मगर इस केस में अब पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नाम की एक संस्था की एंट्री होती है। ये संस्था सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए एक याचिका दायर करती है कि ऑलरेडी सोनिया को फांसी की सजा देने में काफी देर की जा चुकी है
और वो फांसी की सजा के इंतजार में लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही है। इसलिए इसकी सजा को फांसी से बदलकर उम्र कैद में बदल दिया जाए। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जनवरी 2014 में सोनिया की सजा को फांसी की सजा से बदलकर उम्र कैद में बदल दिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद कहानी खत्म हो गई, मगर इस कहानी में कुछ ट्विस्ट्स अब भी हैं। 2018 में सोनिया कुरुक्षेत्र जेल में बंद थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी जेल में रहते हुए 2018 में सोनिया ने आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसे देश का कानून फांसी के फंदे पर नहीं लटका सका था। अब वो अपराधी खुद फंदे पर लटकना चाह रही थी, मगर ऐन मौके पर दूसरे कैदियों ने सोनिया को आत्महत्या करते देख लिया और फिर उसकी जान बचाई। आनन फानन में सोनिया को हॉस्पिटल भेजा गया और सब कुछ सही हो जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसे कुरुक्षेत्र जेल से ट्रांसफर करके करनाल जेल भेज दिया गया। इधर जेल में रहते सोनिया ने इस घटना को अंजाम दिया, तो वहीं उसके पति संजीव ने तो और भी बड़ा ववंडर कर दिया। दरअसल 2018 में मई महीने में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे संजीव 15 दिनों की पेरोल लेकर जेल से बाहर आ जाता है। पेरोल की शर्तों के तहत उसे 31 मई 2018 को कुरुक्षेत्र जेल में वापस रिपोर्टिंग करनी थी, मगर वो पेरोल का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। पुलिस की कई टीम संजीव को खोजने में लगा दी जाती हैं, मगर कहीं कामयाबी नहीं मिलती है। पुलिस लगातार संजीव की खोज में लगी रहती है। इसी क्राइम में इस घटना के कई साल बाद यानी 2021 में फाइनली पुलिस को कहीं से संजीव का अता पता चलता है और फिर उसे गुप्त सूचना के आधार पर मेरठ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच में खुलासा होता है कि पेरोल मिलने के बाद वो भागकर गुजरात चला गया था, जहां वो एक आश्रम में बाबा बनकर भेष बदल कर रहा था। अब संजीव जेल में है। चलिए बात करते हैं कि जिस घर में 8 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया था, उस घर का क्या हुआ। सोनिया को छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया में रेलूराम पुनिया का अपना वारिश बचा ही नहीं, मगर सोनिया का दौलत हथियाने का प्लान तो उसी समय चौपट हो गया जब उसके संगीन जुर्म से पर्दा उठ गया। सोनिया की गिरफ्तारी के बाद यह घर काफी समय तक यूं ही वीरान रहा। हालांकि 2004 में इस घर में रेलूराम पुनिया के छोटे भाई राम सिंह पुनिया अपने परिवार समेत आकर रहने लगे। अब भी राम सिंह पुनिया यहीं रहते हैं। इस जघन्य अपराध को इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर अंजाम दिया गया था। ग्राउंड फ्लोर पर आज भी सन्नाटा ही है, क्योंकि राम पुनिया अपने परिवार वालों के साथ सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। कभी यह घर शहर की शान हुआ करता था, मगर अब शहर में एक भूतिया घर के तौर पर पहचाना जाता है। जहां लोग पहले दूर दूर से इस घर को देखने आते थे, वहीं अब इस घर से दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।